हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सिलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम टू एक्सेल बायो विद अंकिता। यस एवरीबॉडी, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। इन डिटेल इसको वन शॉट में यानी कि वन गो में पूरे चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और ये पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी इसमें आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। बस आपको मेक श्योर करना है कि अपनी पेन, नोटबुक और अपना सारा फोकस और एनसीईआरटी लेके बैठना है। बहुत इत्मीनान से अच्छे से सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नाम बता रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब ऐसी हेल्थ जो शायद हम यूजुअली सोचते हैं कि वो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो हम बोलते हैं ये पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ऐसा हम सोचते हैं। बट एक्चुअली अगर हम बोलें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, PEBS, यानी कि वो इंडिविजुअल जो कि फिजिकली, इवन फिजिकली के साथ साथ इमोशनली, और इमोशनली होने के साथ साथ बिहेवियरल एंड सोशल, ये हर पर्सपेक्टिव से, हर एस्पेक्ट में वो हेल्दी होना चाहिए। मतलब कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है बोल रहे हैं तो यानी कि वो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट में भी हेल्दी होना चाहिए। डिजीज फ्री है सिर्फ ये मतलब नहीं होता एक हेल्दी की डेफिनेशन। अभी किसने बताया? तो ये सिर्फ आप और मैं डिस्कशन नहीं कर रहे, बल्कि ये डेफिनेशन दी है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है बेटा किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। एक इंडिविजुअल जो कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट में हेल्दी होता है उसी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलते हैं। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हुआ जिसके वजह से हमने जब वर्ल्ड वाइड डेटा देखा पॉपुलेशन का और हमारे इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन, तो हमने बोला भाई बहुत गड़बड़ है। जिस तरीके से ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बर्थ कंट्रोल मेथड यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी यूज करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तो उसके बारे में भी यहां पे बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। ये एक वॉलंटरी एबॉर्शन होता है, ठीक है। MTP जिसको हम बोल रहे हैं, इसके बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। देन देयर इज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो भी हैं किस तरीके से फैलती हैं एक डिजीज्ड इंडिविजुअल से जिसको STD होता है उससे हेल्दी इंडिविजुअल में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के केस को और उससे रिलेटेड जो सोल्यूशन हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज में यहां पे सबसे पहली कंट्री थी इंडिया, जिसने प्लान किया, प्रोग्राम किया और एक सोशल गोल को लिया और उसके बारे में बात करी। किसके अंडर? तो यहां पे उन्होंने बात करी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड नहीं, बल्कि एक डिलीवरी के बाद जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी परवरिश किस तरीके से करनी, उसका नरिशमेंट कैसे होना चाहिए, उसके बारे में। इवन जो मदर जिसने डिलीवरी दी है उसका आप कैसे खास ख्याल रख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमने बात करी। फॉर दिस उन्होंने क्या करा? अवेयरनेस फैलाई, डेफिनेटली टू मेक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। जो एक बहुत बड़ा टाबू हमने बना रखा है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करनी, कॉन्डम्स का नाम नहीं लेना, पीरियड्स के बारे में बात नहीं करनी, तो ये सारी टेबूज को इसमें तोड़ के सेक्स एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाया गया है। इनफैक्ट कॉन्डम्स की फ्री जो है डिस्ट्रीब्यूशंस करवाए जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई कि ये जरूरी है, ताकि जो ये एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन का इसको कंट्रोल किया जा सके, करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो हमने बोला रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाया गया 1951 में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। 1951 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाया गया। क्या क्या बात की गई इसमें? अवेयरनेस फैलाई गई किसके रिगार्डिंग? रिप्रोडक्टिव हेल्दी एक सोसाइटी बनाने के लिए हर एक इंडिविजुअल में सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा टैबू नहीं है, इस पे बात की जा सकती है। सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में बच्चों को जो मिथ हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में बताया गया। उसके साथ साथ हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट लाया गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उन जो इन्फेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एम फॉर मोर्टेलिटी रेट, एम फॉर डेथ रेट, मरने वाला रेट, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मोर्टेलिटी और नेटैलिटी में दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं यहीं पे बता देती हूं किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एम फॉर मोर्टेलिटी, मरने वाला रेट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, बस याद करने के लिए, ठीक। मोर्टेलिटी रेट और नेटैलिटी यानी कि बर्थ रेट, जस्ट ऑपोजिट इसका हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये अवेयरनेस फैलाई कि किस तरीके से आप जो है उनके हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, आपको कैसे तरीके से उनका नरिशमेंट का ख्याल रखना पड़ता है इनिशियल डेज में, मदर का मिल्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। फिर एसटीडी से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना है, बैरियर मेथड का यूज करना है, ये बहुत सारी चीजों को बताया गया ताकि एसटीडीज के केस कम हो सके। फिर स्टॉप मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड लेके चेंजेस देखे जाते थे, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया जैसी जो डेडली डिजीज है वो तो बच्चे में नहीं है। तो ये चीज का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस को किया जाता था, इसलिए नहीं कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो और पता चले कि ये फीमेल है तो उसको मार दो। तो इससे बेटा फीमेल फीटिसाइड के केसेस बढ़ रहे थे, तो इसीलिए बैन कर दिया गया एमनियोसेंटेसिस को। बट किस चीज के लिए? फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आज भी एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक अपनाई जाती है, बट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये बैन कर दिया गया, क्योंकि इससे हमने देखा कि पता चल रहा है अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको मार दिया जा रहा है, फीमेल फीटिसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो बैरियर मेथड है, कंट्रोल मेथड है, जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, उनको बताया गया लोगों को किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग की जो इंपॉर्टेंस है इनिशियल डेज में बच्चे के लिए, वो इनिशियल थिक मिल्क कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करके दे रहा है, बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि वो नया नया है, उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये ब्रेस्ट फीडिंग। फिर बताया गया इक्वल मेल एंड फीमेल चाइल्ड, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। केयर के बारे में बात करी, चाहे वो मदर की केयर हो चाहे बच्चे की केयर हो, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। तो यहाँ पे हमें पता है बहुत सारी एक्स्ट्रा एमनियोटिक जर्म लेयर्स होती है, एमनियन, कोरियन, यॉक्सेक, एलेंटॉइस। इसी में से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैरियोटाइपिंग के लिए यूज किया गया। मतलब यहाँ से क्या किया गया, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, उसमें चेक किया जाता है एक्चुअली वो किसके लिए किया जा रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, बल्कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं, क्योंकि यूजुअली लोगों ने ऐसा किया कि फीमेल चाइल्ड है तो उसको मार दिया, ठीक है। इसी वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बैन किया गया है, फीटल के सेक्स डिटर्मिनेशन इससे नहीं होगा, ये साफ साफ है बैंड, ठीक है। उसके बाद किसके लिए किया जा रहा है, जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया। इससे बच्चे को तो खतरा है ही, हो सकता है मदर को भी खतरा हो आगे चल के। इसीलिए अगर ये कोई डिजीज फाइंड आउट होती है, कोई डिसऑर्डर बच्चे में दिखता है, तो उसको टर्मिनेट करवा दिया जाता है मेडिकली, उसका इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवा दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर बच्चे को भी जो दिक्कत आएगी वो भी फेस ना करनी पड़े और मदर को भी उससे जो है प्रॉब्लम हो सकती है वो भी ना हो, ठीक है। तो ये क्या बेटा, बैन कर दिया गया फीमेल फिटिसाइड मिनेट्स को, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां तक सारी चीजें हमें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, क्यों इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ी, क्योंकि बेटा जी 1900 की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, जो कि 2 बिलियन थी, ठीक है, और 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन। अब हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें देखते हैं। 1947 में 350 मिलियन इंडियंस ही हैं, ठीक है। उसके बाद 2000 में यहां पे देखो 6 बिलियन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन थी, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1 बिलियन है, यानी कि 6 बिलियन में से 1 बिलियन इंडियंस हैं।
तो इतना ज्यादा हम पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और यहां से कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है ना, 2011 में जहां वर्ल्ड में 7.2 बिलियन है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.21 बिलियन। तो लगभग अगर हम बात करें ग्रोथ रेट अराउंड 2% चल रहा है, 20 इन पर 1000 पर ईयर, जो कि बहुत रैपिड रेट है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पे कंट्रोल करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहां पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज किया गया। अब आपसे दो चीजें पूछेंगे, आपसे बोलेंगे कि रैपिड ग्रोथ रेट के क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो धीरे धीरे हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट कर रहे थे, तो उससे डेथ रेट जो है कम हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, मरने वाले रेट को हम क्या बोल रहे थे, मॉर्टैलिटी रेट बोल रहे थे, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, मैटरनल मदर की मॉर्टैलिटी रेट, क्योंकि हमने यहां पे सिर्फ चाइल्ड की बात नहीं करी, हमने मदर की भी बात करी, किस तरीके से उसका खास ख्याल हमें रखना चाहिए। ठीक है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, और रिप्रोड्यूसिबल एज वाले जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो पीपल हैं, मतलब लोग हैं, वो भी बढ़ रहे थे। तो डेफिनेटली ये दोनों मेजर रीजन है। एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करके आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और कंसीव करने में क्या डिफरेंस होता है। कंसीव करना मतलब प्रेगनेंसी अचीव करना, प्रेगनेंसी अचीव हो गई, वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, बट कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है ये ऐसे मेथड्स हैं जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, बट मेक श्योर करना कि ये चीज जरूर लिखना कि विदाउट अफेक्टिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स को हटा के ये चीज इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये ऐसे मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अब एक आइडियल पार्टनर की कुछ डेफिनेशन होगी आपके दिमाग में, ऑनेस्ट हो, कंपैटिबिलिटी भी हो, मेरे साथ केयरिंग हो, है ना, मुझे समझे। वैसे ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी एक आइडियल फीचर है। वो क्या होता है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जो हर जगह प्रेजेंट हो, इजीली एक्सेसिबल हो, लोग उसको ढूंढ पाए, उसको एक्सेस कर पाए, है ना, और उसको यूज करने के लिए बार बार डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, इनके बारे में पास ना जाना पड़े, इजी टू यूज हो, है ना। और क्या हो सकता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना हो, है कि नहीं, तो वो रीजनेबल हो, हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है, रिवर्सिबल हो और यूजर फ्रेंडली हो, किसी मतलब डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, फिजिशियन के पास, नर्सेस के पास बार बार हमेशा यूज करने के लिए ना जाना पड़े। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी हो जा रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इफेक्टिवनेस तो डेफिनेटली हाई होनी चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट हो, ऐसा ना हो कि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना बंद कर दे क्योंकि वो बहुत साइड इफेक्ट दे रहा है ना, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं शुड नॉट इंटरफेयर इन नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेटा नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स को वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना तो क्या है, लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो इसीलिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये 7 फीचर्स आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको वन बाय वन पहले मैं ओवरऑल ऊपर बता देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में इसको देखेंगे। पहला है नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड जो है पहला है, ये क्या बता रहा है, नाम से समझना, बहुत सिंपल वे में। नेचुरल मेथड मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है एक्चुअली में जो बाहर से हमें कुछ यूज नहीं करना पड़ रहा, बट हम अपना दिमाग लगा के नेचुरली सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं होने दे रहे। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड, इसको बोलते हैं IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब नाम क्या बता रहा है बताओ, इंट्रा यूट्राइन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, फीमेल में। ये मेल में होगा क्या, नहीं, क्योंकि फीमेल में यूट्रस है ना। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब कुछ ऐसी डिवाइस होगी जिसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे, तभी उसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं ओरल पिल्स की, जो कि हो गए आपके थर्ड। ओरल पिल्स मतलब ऐसी पिल्स जिनको ओरली इंटेक किया जा रहा होगा, इतना हमें समझ में आ रहा है। फिर फोर्थ बात करते हैं इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बीनीथ द स्किन इम्प्लांट किया जा रहा होगा या इंजेक्ट किया जा रहा होगा, उन्हीं को इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स बोलेंगे, राइट। उसके बाद है आपका बैरियर मेथड, मतलब कुछ ना कुछ एक फिजिकल बैरियर बना रहा है
मेल स्पर्म और ओवम के बीच में, दोनों को गैमीट्स को फ्यूज नहीं होने दे रहा, एक बैरियर बना रहा है, दैट इज द बैरियर मेथड, करेक्ट। उसके बाद आ जाता है आपका सिक्स्थ, दैट इज सर्जिकल मेथड, मतलब ऐसा मेथड जिसमें एक्चुअल में सर्जरी हो रही है, जिसमें प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट, डॉक्टर, नर्सेज इन्वॉल्व है। ये जो है तब की जाती है सर्जरी, कोई भी सिचुएशन में कब आ रही है, जब फैमिली प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब वो नहीं चाहते फर्दर मतलब बच्चे, है ना, तो फैमिली आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहते, उनकी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है, देन ओनली सर्जिकल मेथड वो ऑप्ट करते हैं। ऐसे कपल्स सर्जिकल मेथड पे स्विच करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला आता है नेचुरल मेथड। मैंने आपको बताया था कि नाम बता रहा है नेचुरली अवॉइड कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, मतलब मीटिंग ऑफ द स्पर्म ओवम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे नेचुरली। अब कैसे होगा? पहला मेथड आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो हमें पता है 1 से लेके बेटा 28 तक पूरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 14th डे पे क्या होता है? 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, राइट। तो ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले, यहाँ पे 10 दिन की बात करूँ 10th डे की, और थोड़े दिन बाद तक 17th डे, चांसेस है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, ओव्यूलेशन थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है। और अगर 14th डे में ही होता है मान लो, तो स्पर्म की एंट्री तो पहले भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो अगर ये जो तीनों टाइम है, अगर यहाँ पे 10 to 17th डे पे फर्टिलाइज, ये होता है आपका फर्टाइल पीरियड। तो ये जो फर्टाइल पीरियड है, इसी को विंडो पीरियड, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इस टाइम पे ओव्यूलेशन अगर हुआ है तो स्पर्म की एंट्री अगर हो गई तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दैट इज व्हाई इस फर्टाइल पीरियड को अवॉइड करना है। दिस इज द नेचुरल मेथड का पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि जो 10 to 17th डे है, इसको क्या करना है? ये फर्टाइल पीरियड है, तो इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। सिंपली नेचुरली हो रहा है, इसी को हम रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड भी बोल देंगे। सिंपल एज दैट। ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे 10 to 17th डे में क्या होता है? मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। बट ये आपके लिए, हमारे लिए इजी है टू कैलकुलेट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। क्या ये सबके लिए इजी है? नहीं। सो दिस इज द ड्रॉबैक कि ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है। इजी टू कैलकुलेट है क्या? नहीं है, है ना। तो ये ध्यान रखना, नॉट इजी टू कैलकुलेट, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये हर कोई यूज नहीं कर सकता। फिर दूसरे नेचुरल मेथड की अगर हम बात करें, आता है कोइटस इंटरप्टस। इसको हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। नाम क्या बता रहा है? कोइटस इंटरप्टस, मतलब इंटरप्शन कर रहे हैं इन द कोइटस। विड्रॉल मेथड मतलब नाम क्या बता रहा है? जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, जब सीमेन निकलता उससे पहले पीनस का रिमूवल कर दिया गया। सिंपल एज दैट। तो अगर हम पढ़े रिमूवल ऑफ द पीनस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, सीमेन बाहर निकलने से पहले पीनस को हटा दिया। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? मेल में जो इजैकुलेशन होने से पहले जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है, हो सकता है उसमें स्पर्म हो, वहां से भी फर्टिलाइजेशन क्या ना कर, राइट। तो इसका एक ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा, मेल को बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है, उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट सेल्फ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट रहती है मेल पार्टनर को। दिस इज द ड्रॉबैक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। नाम बता रहा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ए मींस एब्सेंट, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ऐसा क्यों है मेंस्ट्रुअल साइकिल? लैक्टेशन बोल रहे हैं, मतलब मिल्क जिस टाइम पे बच्चे की डिलीवरी हुई तो 6 महीने तक क्या बच्चा खाना खाता है? नहीं खाता है। 6 महीने बाद उसका अन्नप्राशन हो रहा है ना, क्योंकि 6 महीने तक तो वो मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइम पे उसका लैक्टेशन वाला टाइम है। तो जिस टाइम पे लैक्टेटिंग मदर होती है, यानी कि 6 मंथ्स तक आफ्टर डिलीवरी, जो 6 मंथ्स है बेटा, यहाँ पे कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि जब मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन। ये नाम ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क या प्रोलैक्टिन
जो है ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। ये कब हो रहा है? 6 मंथ्स तक, क्योंकि यहाँ पे मदर लैक्टेटिंग मदर है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है बेटा जी, तो ये प्रोलैक्टिन जो होता है ना, ये एक्चुअल में क्या करता है? इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है मैम? ये करता है इनहिबिट FSH को, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और अगर FSH नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। और अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं निकली, और सेकेंडरी oocyte अगर बाहर नहीं निकली तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं, देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर? जिसके वजह से हम बोलेंगे कि जो प्रोलैक्टिन है बेटा, वो प्रोलैक्टिन को क्या होगा? उस प्रोलैक्टिन की अमाउंट ज्यादा होगी। ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन ज्यादा है तभी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है, जिसके वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसको? FSH को, और वो ओव्यूलेशन को नहीं होने देगा। इज दैट क्लियर? यहां तक हमें समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं बैरियर मेथड की। नाम क्या बता रहा है? कि फिजिकल बैरियर बनाया जा रहा है, स्पर्म और ओवम को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो इसको हम बैरियर मेथड कहते हैं। इसमें अगर मेल्स की बात करें तो कॉन्डम्स यहाँ पे आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फीमेल कॉन्डम है और ये मेल कॉन्डम है, ठीक है। अब जो कॉन्डम है वो क्या है? वो एक लेटेक्स की शीट है जो कि कवरिंग करती है मेल कॉपुलेटरिंग ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? कॉपुलेशन के लिए जो हेल्प करेगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट इज पीनिस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें। तो इसको कवर करेगा और स्पर्म को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सीमेन, और कब? ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस ब्रांड है दैट इज निरोध, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जैसे मेल्स के केस में हमने कॉन्डम्स कहा, स्पेसिफिकली फीमेल के केस में इसको हम फेमिडॉम्स कहते हैं, ठीक है। फेमिडॉम्स कहते हैं। ये भी क्या करेगा? सर्विक्स को कवर कर देगा और सीमेन को कलेक्ट कर देगा। क्या इसके साथ साथ और भी कुछ है? डेफिनेटली है। फेमिडॉम्स होते हैं, उसके साथ डायफ्राम, सर्विकल वॉल्स भी देखने को मिलते हैं, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, डायफ्राम्स। अब अगर हम बोले कि इसकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाना है, तब क्या करना है? तो वहां पे जो फोम्स हैं, जेलीज हैं, उनका यूज किया जाता है इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। जो स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स और क्रीम है। नाम क्या बता रहा है? स्पर्मिसाइडल जेलीज, मतलब ऐसी जेलीज, ऐसी फोम्स, ऐसी क्रीम जो स्पर्मिसाइडल हैं, किल कर रही हैं स्पर्म को। अगर हमें इफेक्टिवनेस इनके साथ बढ़ानी है तो इनका यूज करना है। इज दैट क्लियर? अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज, एडवांटेज पूछते हैं, आपको बोलेंगे कि ये बैरियर मेथड यूज करना, क्या इसकी एडवांटेज है कोई? डेफिनेटली है। जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा जी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाता है, क्योंकि एक फिजिकल बैरियर बन रहा है, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे। दैट इज व्हाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होंगी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। नाम क्या बता रहा है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जा रही है, तो किस में होंगी? सिर्फ और सिर्फ बेटा फॉर फीमेल्स ओनली। कोई दिक्कत परेशानी हमें यहाँ तक, है ना। अब ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि ये एक तरीके का सर्जिकल मेथड है। नहीं, बस एक डिवाइस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दिया जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट्स, नर्सेज, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है तो डेफिनेटली होती है। इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, बट यहाँ पे प्रैक्टिशनर, नर्सेज के थ्रू ही ये चीज होगी। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ यूजुअली होता क्या है। जैसे एक फीमेल है, उसकी डिलीवरी हुई एक चाइल्ड की, वो चाहती है कि 3 या 4 साल का गैप हो, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आईयूडी इंसर्ट करवानी है। तो अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, गैप रखना चाहते हैं 3-4 ईयर्स का, तो वो उसके अकॉर्डिंग आईयूडी इंसर्ट कराते हैं, जिसकी 3 ईयर की वैलिडिटी हो सकती है, हो सकता है 5 ईयर की वैलिडिटी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेटा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। अगर आपसे पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड, जो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है वो कौन सा है, तो दैट इज आईयूडी, क्योंकि बहुत सिंपल है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद इंसर्ट करवा दिया, उसके बाद 3 ईयर्स के बाद निकलवा दिया, अगर जब नेक्स्ट चाइल्ड जब चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से देखो यहाँ पे आईयूडी को इंसर्ट करवा दिया गया है, ठीक है, कॉपर टी। अब हम आगे बात करते हैं कितने टाइप की हैं, तो 3 टाइप की हैं। पहली है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है आपका कॉपर बेस्ड, और तीसरा है हार्मोनल।
नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल और कॉपर बेस्ड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड में लिपिस लूप आता है। एग्जाम्पल में ये क्या कर रहा है, ये ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट आके इम्प्लांट ही नहीं हो पाता। जब वो इम्प्लांट ही नहीं होगा यानी कि प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं, तो कैसे चलेगा, है ना। तो यहां पे ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करवाता है। बट क्या इसका ड्रॉबैक है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बेटा जी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवा देता है। एक्टोपिक बोले तो ऐसी प्रेगनेंसी मैम जिसमें क्या होता है, यहां पे नहीं करने दे रहा ना, ये इम्प्लांटेशन इस यूट्रस के अंदर नहीं करने दे रहा, ये इंस्टेड क्या कर रहा है, यहां फेलोपियन ट्यूब में कर दे रहा है और ब्लॉकेज कर देगा। इनफैक्ट अगर ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसका नहीं करवाया गया तो मदर के जान को खतरा हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी। इसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि ये ट्यूब में हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में, और इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का। इज दैट क्लियर, ये बात समझ गए हम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी का सेकेंड टाइप, दैट इज कॉपर बेस्ड आईयूडी। मतलब ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि कॉपर रिलीज कर रही है। कॉपर क्या कर रहा होगा, इसको जब इंसर्ट कर दिया बेटा यहां पे इस तरीके से, ये कॉपर टी ही है ना, टी शेप में दिख रही है, कॉपर रिलीज कर रही है, इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये कॉपर आयन रिलीज कर रही है। उसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से बेटा मोटिलिटी, जो स्पर्म की जो रफ्तार है जिसको जाके वो फ्यूज करता है, वो कम हो गई। उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ही इसने डाउन कर दिया, क्योंकि स्पर्म का बहुत बड़ा रोल है, जिस रफ्तार से वो आएगा तभी ओवम से वो फर्टिलाइज कर पाएगा। Is that clear? है ना, ये बात हमें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल बोले तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकेटेड में क्या था, लिपिस लूप। यहाँ पे क्या है, कॉपर बेस्ड में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ध्यान रखना है, ठीक है। देन हार्मोनल आईयूडी, नाम क्या बता रहा है, मतलब ऐसी आईयूडी होगी जो हार्मोन रिलीज कर रही होगी और इन हार्मोन ने तबाही मचाई होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही होगी, है ना। तो ये जहां पे भी वर्ड हार्मोनल आ गया, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बता रही हूं। यहाँ पे जहां पे भी वर्ड हार्मोनल आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 3-4 काम है वही समझ लेना है। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है ना, ये इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट बना देता है यूट्रस के अंदर। मतलब अगर मैं बात करूं, ये है यूट्रस वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा, ये वो पूरी सिचुएशन को हॉस्पिटेबल नहीं, इनहॉस्पिटेबल, अनफेवरेबल बना दे रहा है, जिसके वजह से फर्टिलाइज यहाँ पे इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रहा। दूसरा ये क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, मतलब ये जो है ओवम को, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज ही नहीं होने दे रहा, ठीक है। पहला समझ गए कि उसने यहाँ पे यूट्रस में इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट बना दिया, जिसके वजह से देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन, ठीक है। दूसरा, जो ओवरीज हैं उनसे वो ओव्यूलेशन ही नहीं कराने देगा, सेकेंडरी ओसाइट को बाहर ही नहीं निकालने दे रहा है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तीसरा सुनो, यहां पे जो सर्विक्स वाला रीजन है, इसमें जो म्यूकस निकलता है ताकि स्पर्म मस्त करके उसमें यहां से एंट्री ले ले और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर दे, बट ये उस म्यूकस को बेटा थिक कर देता है ताकि स्पर्म आए और उसी में ट्रैप हो जाए, आगे बढ़ ही ना पाए, तो सर्विकल म्यूकस को ये थिक कर देता है। तो यही 3-4 काम है जो याद रखने हैं। पहला काम कि यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बना दे रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा। दूसरा काम, ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने दे रहा। तीसरा, ये सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा ताकि जो स्पर्म्स हैं वहीं पे ट्रैप हो जाए। क्लियर, ये कब हो रहा है बात, जहां पे भी हार्मोन आएगा और हार्मोन के बेसिस पे हम बोल रहे होंगे कि यहाँ पे प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, तो यहाँ पे यही सारे काम आएंगे। अभी आप देखना सारी चीजें वही आएंगी, यहां समझ लिया, आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसका LNG-20 और प्रोगेस्टेरेंट है इसका एग्जाम्पल। प्रोगेस्टेसर्ट क्यों है, प्रोगेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये टैबलेट्स हैं जो ओरली टेक की जा रही है, ओरली जिनका इनटेक हो रहा है। ये मिनी पिल भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन पिल भी हो सकती है। मिनी पिल मतलब सिर्फ जहां एक हार्मोन है, कौन सा, प्रोगेस्टेरॉन ओनली। अब जहां पे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन दोनों इन्वॉल्व हैं तो उसको कॉम्बिनेशन पिल बोल देंगे, करेक्ट। अब ये कैसे लिया जाता है, 28 पिल्स होती हैं, टोटल 28 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। 28 टैबलेट्स में से क्या किया जाता है, 21 + 7 होता है।
अब ये इसका करने का तरीका कैसा है कि 21 दिन ये देते हैं प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स, मतलब हर टैबलेट जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम अप जाता है। उसके बाद ये 7 दिन हो सकता है आयरन की टैबलेट डाल दें, कुछ डाल दें, क्योंकि इनको 7 दिन का गैप करना होता है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल आयरन टैबलेट डाल दिया, जिसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाता है एकदम डाउन। मतलब सोचो, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन एकदम अप किया था और अचानक से डाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी मतलब जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाई थी वो डिप्लीट हो गई, तो जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। अब प्रेगनेंसी रुक नहीं पाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। जो एंडोमेट्रियम की थिक लाइनिंग थी, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग थी, ये जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने इसको संभाला हुआ था, ये कुशनिंग को मेंटेन रखा था। वो बोल रहा था कि जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो इसको यहीं स्टिक करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, बट ये तो डिप्लीट आउट हो गया। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है कि 21 दिन उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे जो 7 टैबलेट्स है, इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 3 से 21 हो गया, तो 21 डेज इन्होंने प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स दी, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप गया। उसके बाद जो 7 दिन है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन, जिसके वजह से क्या हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे हो गई मेंसेस अकर्स। इज दैट क्लियर? तो 21 + 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंसेस करवा दिया जाता है। माला डी और माला एन इसका एग्जाम्पल है। क्या काम करवाएगा? प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, क्या है, हार्मोन्स। तो वही 4 काम जो हमने देखे थे। बताओ क्या क्या है? इनहॉस्पिटेबल यूट्रस, जिसके वजह से इम्प्लांटेशन विल नॉट अकर। उसके बाद प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा। उसके बाद क्या बोला गया है? सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा, यानी कि उसको ट्रैप करवा देगा। दैट्स इट। यही बातें हमने अभी तक पढ़ ली। यहां तक हमें आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इस तरीके से चीजें रहती हैं, ठीक है। अब आता है एक सोल्यूशन, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था कि इतना कंटार आ रहा है लोगों को, इतना आलस आ रहा है, कभी भूल जा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही है, फिर क्या होगा? तो ये जो 28 डेज लगातार लेनी पड़ रही है टैबलेट्स, जिसमें 21 डेज वो लो, फिर 7 डेज ये लो, तो इस तरीके से ना बहुत मतलब क्योटिक हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए मतलब हमने इन द सेंस CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने ये सोचा कि वंस इन अ वीक पील बनाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, इसमें ये नॉन स्टीरॉइडल भी रहेगी, ये नॉन हार्मोनल भी होगी और साइड इफेक्ट भी कम है, और हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी पड़ेगी। वंस इन अ वीक पिल सहेली, जिसका नाम आया सहेली, ठीक है। ये बेटा जी इसका साइंटिफिक नेम अगर मैं बोलूं, जिस नाम से आती है, देखो सहेली, ये सेंट्रोमान टैबलेट्स के नाम से आती है। ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअल में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। ये दिख रहा है साइन, ये इनहिबिट का साइन होता है, यानी कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को रोक देता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे क्या इसके बेनिफिट्स हैं, बेटा नॉन हार्मोनल, नॉन स्टीरॉइडल, वंस इन अ वीक और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ओरल पिल्स और सहेली में क्या डिफरेंस है, क्या इंप्रूवमेंट लाया गया पूछेंगे तो ये सारी चीजें हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? इसको स्टार मार्क कर लेंगे, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल्स की। तो हमने बोला कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जिनको क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा होगा, हाँ है ना, बीनीथ द स्किन इंजेक्ट किया जा रहा होगा, उसी को इंजेक्टेबल्स बोलते हैं। यस, यहाँ पे बेटा कुछ कैप्सूल्स रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन, हो सकती है वो नॉर प्लांट है या फिर वो इम्प्लानोन है। 6 कैप्सूल होती है नॉर प्लांट की, 5 ईयर्स की वैलिडिटी है ना। इम्प्लानोन की एक कैप्सूल 3 ईयर्स की वैलिडिटी। इस तरीके से बीनीथ द स्किन इसको इंसर्ट किया जाता है। समझ में आ गई? अब यहाँ पे है क्या, इन जो कैप्सूल्स है जो इंसर्ट की जा रही है उसमें क्या है? एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। जैसे यानी कि मिनी पिल और कॉम्बिनेशन पिल थी, वैसी या तो प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या करेगा? ये हार्मोन्स है ना, वही 4 काम। इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, इनहॉस्पिटेबल यूट्रस बना रहा है तो इम्प्लांटेशन हो नहीं पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं करवाने देगा, और बेटा जी सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा। बस यही बात समझ में आ गई। 3 जगह पढ़ लिया हमने, इंजेक्टेबल्स में, ओरल पिल्स में, समझ रहे हो, और आपके हार्मोन बेस्ड आईओडीज में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो
ये हमने बात करी थी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तब भी हमें प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तब क्या कर सकते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर, किसके? 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस। आपको पूछेंगे 72 आवर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 72 आवर्स ऑफ द इम्प्लांटेशन, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि क्वाइटस के 72 आवर्स के ड्यूरेशन में ही आपको या तो ओरल पिल्स का इंटेक करना है, जो कि मिनी पिल भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन पिल भी हो सकती है, जिसमें प्रोगेस्ट्रॉन और प्रोगेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा रेस्पेक्टिवली। या फिर बेटा जी आईयूसीडी का इंसर्शन करवाना है। ये तब की बात हो रही ना जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स था, जब किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं किया, और तब प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो तब ये दो चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट कब? जब 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हुआ है, उसी के ड्यूरेशन में, उससे पहले मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ओरल पिल्स का इंटेक कर लो या फिर आईयूडी इंसर्ट करवा ली जाए, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, सर्जिकल मेथड। जो हमने बोला कि कोई कपल तब ऑप्ट करेगा, ये लास्ट चॉइस होगी, रिकमेंडेड टू द कपल हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली, है ना, बच्चे उनके कंप्लीट हो गए हैं, उनको अब फर्दर जो है चाइल्ड नहीं चाहिए तब। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। पहली बात करते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी, और दूसरा होता है वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी वास डिफरेंस से समझ में आ रहा है? तो जब वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है तो इसको हम वेसेक्टॉमी बोलते हैं। किसके केस में होगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, वास डिफरेंस मेल्स में होता है तो मेल के केस में होगा वेसेक्टॉमी। अब बात करें ट्यूबेक्टॉमी, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर, है ना। तो ये किसके केस में होगा? फेलोपियन ट्यूब मैम फीमेल्स में होती है, तो ऑब्वियसली ट्यूबेक्टॉमी कहां होगी? फीमेल में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो वेसेक्टॉमी कहां होगी? वास डिफरेंस को कट करके टाई कर रहे हैं तो मेल के केस में होगी। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जा रहा है। वास डिफरेंस में, वेसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जा रहा है। अब पूछेंगे क्या कि क्या कोई सेक्सुअल ड्राइव में इफेक्ट आता है? क्या ऐसा है कि गैमीट्स नहीं बन रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, गैमीट्स भी बनेंगे और कोई सेक्सुअल ड्राइव में इंपैक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल ड्राइव, ये ध्यान रखना, ठीक है। बट क्या इसकी रिवर्सिबिलिटी जीरो है? हम तो बोल देंगे कि हाँ, ये दोबारा चांस नहीं है, रिवर्सिबिलिटी हो नहीं सकती, रिवर्सिबिलिटी जीरो। बट ऐसा नहीं करना, हमें सेफ प्ले करना है। हम लिख देंगे द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ना के बराबर, बट ना नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो? ना नहीं बोलना है, बोल देना ना के बराबर, वेरी पुअर होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमें, चलो ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या किया गया है, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया गया है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे टाई कर दिया गया है। अब हम बात करें सर्जिकल मेथड में क्या हो रहा है, इंसीशन यानी कि कट कहाँ लगाया जा रहा है। फीमेल के केस में इन द एब्डोमेन, मेल के केस में इन द स्क्रॉटम वाले सेक्शन में। क्या कोई इफेक्ट है सेक्सुअल ड्राइव में? नहीं है। क्या कोई इफेक्ट है गैमेटोजेनेसिस में? नहीं, यानी कि गैमीट्स भी बनेंगे, सेक्सुअल ड्राइव भी नॉर्मल रहेगी, ठीक है, मतलब वो होगी। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने आपको बताया था इसको मेडिकली मतलब हम टर्मिनेट करवा रहे हैं, किसको? प्रेगनेंसी को। यानी कि ये लीगली बैन तो नहीं है, नहीं, ये ध्यान रखना कि बेटा जी ये लीगल मेथड है, ये बैंड नहीं है और ये एक प्रॉपर लीगल मेथड है। यहाँ पे इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसको बोलते हैं, मतलब ये उन सिचुएशन में हो सकता है या तो कोई रेप सिचुएशन हो, या हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो गया, यूज किया बट फिर भी प्रेगनेंसी अचीव हो गई, या हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिससे बच्चे को और माँ की जान को दोनों को खतरा हो, राइट, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या मदर या चाइल्ड के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, उसको हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको मेडिकली टर्मिनेट करवाना जरूरी है। ये वॉलेंट्रीली करवाया जा रहा है, एक वर्ड लिखा जा रहा है, वॉलेंट्रीली टर्मिनेट करवाई जा रही है, मतलब इच्छा अनुसार अपने अकॉर्डिंग ये करवाया जा रहा है, बस मेडिकली करवाना जरूरी है। ये कब तक सेफ होता है? क्या ये थ्रू आउट 9 मंथ्स तक सेफ होगा? नहीं, इनिशियली ये करवाना ही होता है। अगर जरूरी है तो इनिशियली आपको अप टू 12 वीक्स में करवाना है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ है, ठीक है। आप 12 वीक्स तक, मतलब ऐसा है कि ये काफी ज्यादा सेफ है 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर भी, अगर सिंगल एक डॉक्टर भी रिकमेंड कर दे तो एमटीपी करवाई जा सकती है। बट अगर बेटा जी 12 वीक से ज्यादा हो गए,
बट 24 वीक से कम ही होने चाहिए, तब जाके एक एक्सपर्ट डॉक्टर की नहीं बल्कि हमें 2 एक्सपर्ट्स की या डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो ध्यान रखेंगे, एक डॉक्टर की बात हम कब कर रहे हैं, एक डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं 12 वीक्स तक। 12 वीक से ज्यादा हो गई बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, तो कम से कम 2 डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे तभी एमटीपी विल अकर। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज जो होती है ना, उसकी एमटीपीज ही होती है। मतलब जितनी भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं उसमें से 1/5 जो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवा दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज के बारे में बात कर रहे हैं। इनको वेनरल डिजीज या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। किसमें कॉमन है, तो बेटा ये यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन किस में होगी, थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो सिंपल सी बात है, आपके लिए ये चैप्टर है। क्यों, कहीं ना कहीं आप में अवेयरनेस फैलाने चाह रहे हैं, है ना, आपको बताना चाह रहे हैं कि एसटीआईज बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमैटिक है एसटीडीज, है ना। तो ये जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बेटा ये जो एडोलेसेंट्स की एज में है, जिनको हो सकता है उतनी समझ नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, कहीं पीयर प्रेशर के चक्कर में और कहीं टशन दिखाने के चक्कर में बहुत सारे स्टड बनने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा जो इनमें एक बहुत बड़ा वो मतलब ऐसा रहता है ना कि इनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है प्यूबर्टी एडोलेसेंस में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, बिल्कुल स्टिल बर्थ हो सकती है यानी कि एक डेथ, बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, और बेटा इनफर्टिलिटी का सिचुएशन हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल में, तो सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस इसके एग्जाम्पल हो गए। वायरल की बात करूं तो एड्स, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्स, जेनाइटल आपका हेपेटाइटिस बी, ये सारे हैं। प्रोटोजोआ में ट्राइकोमोनियासिस हो गया। उसके बाद बेटा आपसे पूछेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हेपेटाइटिस बी, एचआईवी की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक नॉर्मल पर्सन में हो रहा है, या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से मदर में भी हो सकता है, मदर और बच्चे के बीच में हो सकता है। ठीक है, मान लो मदर में इन्फेक्शन था, बच्चे में चले गया, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। या फिर इंजेक्शन निडल से हो सकता है, जो इन्फेक्टेड होगी ऑलरेडी, दूसरे ने यूज करी, जैसे ड्रग्स का बहुत यूजेज हो रहा है ना, तो वहां पे एक इंडिविजुअल को अगर एसटीडी है तो दूसरे में स्प्रेड हो जाएगी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में जा सकता है। अगर हम इसके अर्ली सिम्टम्स की बात करें, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये देख रहे हो कितने कॉमन सिम्टम है, बहुत नॉर्मल सिम्टम्स है। और ये जो सिम्टम्स हैं एक्चुअल में जब पता चलता है कि एड्स की प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऑफन क्या है, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स है वो एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स आ ही नहीं रहे अच्छे से, इसीलिए टाइम टू टाइम चेकअप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन कौन सी नॉन क्योरेबल एसटीडीज हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा एड्स, जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी, ये तीनों डिजीज के नाम याद रखने हैं, एड्स, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड हेपेटाइटिस बी। जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये तीनों बेटा नॉन क्योरेबल एसटीडीज के अंदर आते हैं। अब इन एसटीडीज को प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्योर तो नहीं किया जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, नॉन क्योरेबल भी हमने देख लिया, बहुत ज्यादा डेडली है, तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। एट द सेम टाइम प्रॉपर सेफ्टी और हाइजीन का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, मेंटेन रखनी है ना। और बेटा यूज करना है ऑफ कौन सा मेथड, मैंने अभी बताया था आपको कि ये बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना है, सो दैट एक फिजिकल मेथड रहे, एक फिजिकल मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन ना बन पाए, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इनफर्टिलिटी का केस। जब कोई भी कपल कंसीव करना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी अचीव करना चाह रहे हैं, बट वो अचीव नहीं कर पा रहे, मतलब ये सिर्फ कुछ दिनों की बात या कुछ महीनों के लिए अगर नहीं हो रही है, तो हम उसको इनफर्टिलिटी का सिचुएशन नहीं बोल सकते। हम वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक लगभग
2 ईयर्स तक यही सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे भी अगर कंसीव नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, तो वो हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी का केस है। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मेल में भी फीमेल में भी हो सकता है। मेल की बात करूं तो ऑलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट डाउन हो सकता है एजोस्पर्मिया हो, मतलब स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, जितना इनफ स्पर्म चाहिए वो नहीं बन रहे। हो सकता है स्टेनोस्पर्मिया हो सकता है, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी उस तरीके की नहीं है जिससे वो जाके फर्टिलाइज कर सके। और जो कॉमन की बात करूं, स्ट्रेस हो सकता है फैमिली प्लानिंग करने में बहुत लेट कर दी, ड्रग्स का कंजम्पशन हो सकता है, जो अल्कोहल यूजेज हो रहे हैं उसके वजह से हो सकता है ना। तो यहाँ पे अब फीमेल की बात करते हैं, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस जो चल रहा है उसके वजह से हो सकता है। और बेटा जी या तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रखी है, बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी, इंसान प्रेग्नेंट भी हो रहा है बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रेगनेंसी वहां पे रुक नहीं रही है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही है। या तो हो सकता है यूट्रस में नहीं रुक पा रहा है, जिसको हम एंडोमेट्रोमिया बोल रहे हैं। स्ट्रेस जो नॉर्मल है, जनरल है, दोनों के केस में एडिक्शन हो सकता है। और समटाइम्स फीमेल की जो बॉडी है वो मेल के स्पर्म को ना एक एंटीजन की तरह एक्ट करने लगती है, मतलब वो उसको एक फॉरेन पार्टिकल समझ के खाने लगती है, ठीक है, और उसको खत्म करने लगती है, ठीक। और या तो आपने डिले कर दिया फैमिली प्लानिंग में, इसलिए भी बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, फ्रोजन करवाते हैं, जैसे वो एग, अपने एग्स को, मतलब सेकेंडरी oocyte को, उनको जो है स्टोर करवा लेंगे, स्पर्म्स को करवा लेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, मतलब इसके लिए हम बेटर चीज क्या लेके आए जिससे हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सके। इसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आई, मतलब ऐसी टेक्निक्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फर्टिलिटी का जो केस है ना, इनफर्टिलिटी का केस, उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है रिप्रोडक्शन में, उसको टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को ART बोलेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बट बिफोर गोइंग डीप इनटू दैट हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इन विट्रो एंड इन वीवो, ये क्या होता है। इन विट्रो बोल रही हूं, मतलब वो सिचुएशन जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना था, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होते हुए लैब कंडीशन में बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में करवाई जा रही है, तो हम उसको बोलते हैं इन विट्रो, जब वो आउटसाइड द सेल बॉडी आर्टिफिशियल कंडीशन में, लैब कंडीशन में हो रही है। बट अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, नॉर्मल लिविंग सिस्टम में हो रही है, तो हम उसको इन वीवो बोलते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन विट्रो, इन वीवो हमें समझ में आ गया है, यस। चलिए अब बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। तो पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं मेल से, तो यहां से स्पर्म डोनर है, ऑब्वियस सी बात है। फीमेल से जो है एग या ओवम की बात करेंगे, सेकेंडरी oocyte बोल देंगे, ये आएगा। और टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट बेटा आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये क्या बन रहा है, टेस्ट ट्यूब में ये सब फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया गया किस तरीके से स्पर्म या ओवम को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो जाइगोट बना है डिपेंड करता है कि वो कितनी स्टेज में है, वो 8 to 16 सेल स्टेज में है। वो अगर बढ़ गया है 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा, तो उसको कहाँ इंसर्ट करना है बॉडी के अंदर, और अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो उसको कहाँ डालना है। यानी कि बेटा जी अगर लैब कंडीशन में यहां से स्पर्म लिया है ना, और यहां से ओवम लिया, ठीक है, तो इनका जब फर्टिलाइजेशन करवाया तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इतना हमें समझ में आ गया है अभी तक, है ना। अब ये जाइगोट बेटा अगर मान लो नियर अबाउट लेस देन लिखते हैं, ठीक है, अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर है, तो यहाँ पे बेटा जी हम बोलेंगे कि अभी ये जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ जाएगा, ये चले जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में हम इसको जाके क्या कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, ठीक है। हमने इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया, तो हमने क्या किया, जाइगोट को लिया और इंट्रा बॉडी के अंदर डाल दिया। कहाँ डाला, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर हमने कर दिया, जिसको हम जिफ्ट बोलेंगे। जाइगोट का इंट्रा अंदर फेलोपियन ट्यूब के ट्रांसफर कर दिया गया जिफ्ट।
बट अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हमने लैब कंडीशन में बाहर ही हमने जाइगोट बनाया था, अब सिचुएशन दूसरी क्या है कि यहाँ पे मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, अब इस सिचुएशन में मेरे को ये करना है कि ये अब आगे सिचुएशन में आ चुका है, मतलब ये अब रेडी है बेटा जी यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए। तो इसीलिए मैं इसको जाऊंगी और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दूंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या ये समझ गए, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर मैंने क्या ट्रांसफर कर दिया, एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इसी को हम एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं। समझ में आ गई हमें बात। चलो यहाँ पे वापस देखते हैं जो हमने बात करी। तो हमने लेस देन 8 ब्लास्टोमियर था, तो हमने क्या करा, जाइगोट को इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर दिया। अगर ये देखो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ किया, जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा। अब हमने बोला अब इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो सकता है। तो हमने करा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्ट की। ये गिफ्ट क्या है, वही जो आप गिफ्ट देते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बताया जा रहा है, गैमीट का इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कराया जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इन वीवो होगा। क्या, बिल्कुल मैम, क्योंकि आपने बताया इन वीवो होता है जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमने इन वीवो फर्टिलाइजेशन ही करा है। कैसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, गिफ्ट की, है ना, GIFT, यानी कि गैमीट को हमने भेजा है कहाँ, फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इधर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। क्या लैब कंडीशन में हो रहा है, नहीं, ये बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। समझ में आ गया हमें। तो कैन डन ओनली, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब जिस फैलोपियन ट्यूब में हमने इसका ट्रांसफर किया है गैमीट का, वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहती, यहाँ पे जगह ही नहीं है, ब्लॉकेज है, तो मैं कैसे वहां पे ट्रांसफर करूं, किस तरीके से वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। उस सिचुएशन में बाहर से फर्टिलाइजेशन करके 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा लेके आके उसको सीधे सीधे एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाना पड़ता यूट्रस के अंदर, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। क्या ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तभी होगा जब फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ब्लॉक्ड नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब आ गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, क्योंकि हो सकता है स्पर्म की मोटिलिटी उतनी नहीं है, स्पर्म का काउंट उतना नहीं है, जिसके वजह से माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या है, स्पर्म्स है, उसको लैब कंडीशन में यहाँ पे ओवम है, और इस ओवम में क्या करना पड़ रहा है, इस ओवम में डायरेक्टली मैं लेके आऊंगी माइक्रो इंजेक्शन, इसके अंदर स्पर्म है, और स्पर्म डायरेक्टली क्या होगा, उसको इंजेक्ट करवा दिया जाएगा इन दी साइटोप्लाज्म। क्या ये हमें समझ में आ गया। तो बेटा ये माइक्रो असिस्टेड फर्टिलिटी टेक्निक के अंदर आता है। यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली कहाँ लगा दिया जा रहा है, इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या ये इन विवो होगा, इन विट्रो, बेटा ये लैब कंडीशन में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, क्योंकि बाहर से माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म है और डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन, तो ये इन विट्रो होगा, नॉट इन वीवो, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं, फर्टिलाइजेशन बाहर ही हो रहा है। ठीक हो गई बात। चलो इस तरीके से देखो माइक्रो इंजेक्शन करवाया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया जा रहा है, हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, मतलब पीनस में इरेक्शन नहीं हो रहा, ब्लड जो फिल होके इरेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, उसके वजह से कॉपुलेशन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहे, है ना। तो वहां पे सीमेन का कलेक्शन होगा, मेल डोनर से कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद उसको या तो वेजाइना में या यूट्रस में डाला जाएगा।
अगर उसको इंसेमिनेट किया जा रहा है, मतलब सीमेन को डाला जा रहा है विजाइना में, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ध्यान रखना है। और अगर यूट्रस के अंदर डालते हैं तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोला जाता है। नाम बता रहे हैं ना, इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन विजाइना में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब यहां पे इन विट्रो होगा इन वीवो, पूछेंगे क्वेश्चन, तो इन विट्रो नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है। सीमेन को बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, या तो वेजाइना या तो यूट्रस, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होगा, है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज इन वीवो। इसको लैब कंडीशन में नहीं बल्कि नेचुरल सिचुएशन में करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां तक चीजें हमें क्लियर हो गई। अब एक आध हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का नहीं सिचुएशन है। इरिवर्सिबल नहीं बेटा जी, पहला ही गलत हो गया, उसको रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए? बिल्कुल। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बार बार प्रैक्टिशनर के पास ना जाना पड़े। इफेक्टिव होने चाहिए और उसके लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी बोला है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पार्चुरेशन नहीं, पॉलन भी नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आंसर विल बी सी। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू ग्रो सेल्स ऑन कल्चर मीडिया, या फिर बोलेंगे नो अबाउट द बर्ड डिजीज, बिल्कुल। ब्रेन डिजीज नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिटरमाइन म्यूटेशंस, डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। डिजीज या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, ऐसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है इनके बारे में जानने के लिए। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी? ट्यूबेक्टोमी है तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे, क्या इनके बारे में नहीं, ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड मेथड मैंने बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये डायफ्राम है, आईयूडी है, ट्यूबेक्टोमी, सर्विकल कैप्स? नहीं, इट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसके बारे में यूजुअली फर्स्ट डिलीवरी या जिस टाइम पे डिलीवरी होती है उसी टाइम पे डॉक्टर जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने सारी चीजें एकदम मस्त करके डिटेल में इसको वन शॉट में सारा कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया हो, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप इन फ्यूचर किस टाइप के सेशंस चाहते हैं। थैंक यू सो मच।